जय श्री माता जी दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के इस सब्जेक्ट में यूनिट 1 यूनिट 2 हमने ऑलरेडी पहले कवर कर ली है। आज हम यूनिट 3 को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट वाले वीडियो में मैंने इसमें 4 क्वेश्चन बताए थे मेनली, जो कि मोस्टली इनमें से ही क्वेश्चन हर बार यूनिवर्सिटी पूछती है, तो इन्हीं में से हमको अच्छे से याद करना है। ठीक है, इन्हीं चारों क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो यूनिट तीसरी हमारी कंप्लीटली कवर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी नीड क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है, रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कवर करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपकी हर एक चीज समझ में आ जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी मैं आपको एग्जाम तक दे दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसकी नीड, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, मेरी वीडियो सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में होती है जो कि आपको समझ आएगी और आप एग्जाम में भी अपनी लैंग्वेज में ही बना के लिख पाओगे। इस तरीके के नोट्स होते हैं। ठीक है, और मेनली मैं फालतू की बकवास कवर करता नहीं हूँ। ठीक है, मेन पॉइंट है वो आपको बता के चलता रहूंगा। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग होती है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या हुआ? एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, सपोज कीजिए आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो, आपका कोई प्रोजेक्ट है। ठीक है, आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है या कोई सा भी प्रोजेक्ट है, कंपनी में प्रोजेक्ट है कोई। ठीक है, तो उसको अचीव करने के लिए जब आप प्लानिंग करते हो, ठीक है, आप प्लानिंग करते हो, एग्जीक्यूशन करते हो, ठीक है, मॉनिटरिंग करते हो, उसको देखते हो और उसको कंट्रोल करते हो पूरी तरह से कि अब इसके बाद ये चीज आनी है, ये होगा। ठीक है, तो वही प्रोसेस हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, आप अपने जो अभी तक प्रोजेक्ट बनाए होंगे अपने कोर्स में, बीटेक में भी, या आप जो सा भी कोर्स कर रहे हो, ठीक है, वहां पे आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट दिया होगा या फिर मेजर प्रोजेक्ट दिया होगा, वहां पे भी आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमको एक प्रोजेक्ट मिलता है तो हम उसको अचीव करने के लिए सबसे पहले एक प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ से आप रियल लाइफ एग्जांपल इस तरीके से जोड़ के लिख सकते हो, एग्जांपल में भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब है किसी प्रोजेक्ट को प्लान, ऑर्गेनाइज और एग्जीक्यूट करना, ताकि वो अपने गोल और डेडलाइन अचीव कर सके। जब तक कि हमको प्लानिंग नहीं पता होगी उसकी, हम उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। हमको पूरी तरह से प्लानिंग करनी पड़ेगी, जब ऑर्गेनाइज होगा वो, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब हम फाइनल डेडलाइन तक उसको अचीव कर पाएंगे गोल को। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आता है कि हम अपने गोल को अचीव कर पाए डेडलाइन से पहले। ठीक है, तो अब आता है कि हमको इसकी नीड क्या है। ठीक है, तो नीड में हम क्या लिखेंगे? पहला आता है स्ट्रक्चर्ड वर्क फ्लो। ठीक है, ये मैं इसमें थोड़ा थोड़ा लिख सकता था लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये सिंपल टर्म है, आपको खुद से ही समझ आ जाएंगी। स्ट्रक्चर वर्क फ्लो का मतलब ये है कि आप अपनी प्लानिंग को बहुत स्ट्रक्चर वाइज करते हो। जैसे पहले स्टेप में हम ये चीज कंप्लीट करेंगे, ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में ये, तो उस तरीके से स्ट्रक्चर वर्क फ्लो हमको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से मिलता है। उसके बाद आता है दोस्तों रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब क्या है? जो भी हमारे पास रिसोर्स हैं उनको हम सबसे पहले अपने पास लेके आते हैं और उनको अच्छे से यूज जो हम कर पाए तो उस तरीके से हम रखते हैं। तो हम रिसोर्स का बहुत अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में आप इस तरीके से समझ सकते हो, जो भी हमारे पास कैपिटल है या हमारे पास जो भी पैसा है उसको हम बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है क्वालिटी अश्योरेंस। मतलब हम जो भी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। ठीक है, मेंटेन करने से मतलब ये है कि उसकी क्वालिटी जो है, ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी दो चीज होती हैं। क्वांटिटी का मतलब होता है कि हम उसको कितना बड़ा बना रहे हैं, बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, है उसमें कुछ है नहीं। क्वालिटी होता है कि हम जो चीज बनानी है उस पर बेसिकली फोकस कर रहे हैं, फालतू की चीजों पर हम कोई फोकस नहीं कर रहे। ठीक है, क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, क्वांटिटी पर नहीं। गोल ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक है, गोल ओरिएंटेड अप्रोच से मतलब यह है कि हम अपने गोल को सीरियसली ले रहे हैं, ठीक है, और उसको कंप्लीट करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में यह है कि हम टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं। ठीक है, कि हम पहले ये करेंगे फिर उसके बाद ये कंप्लीट करेंगे, तो हमारा टाइम मैनेजमेंट में आता है। कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, इसमें भी आता है कि रॉ मटेरियल को कैसे मैनेज करना है, जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट में इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम कैसे कॉस्ट कंट्रोल इनकी कर सकते हैं। स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अब ये 8 पॉइंट आते हैं, इनको अच्छे से एग्जाम में लिख लेना है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें 5 पॉइंट दिए हैं। पहला आता है क्लियर ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्लियर ऑफ ऑब्जेक्टिव से मतलब यह है कि सबको क्लियर पता होता है कि करना क्या है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव में हम वही लिख देते हैं कि जो हमारे प्रोजेक्ट में है, तो उस ऑब्जेक्टिव से सबको क्लियर पता होता है कि क्या करना है इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो यही इसमें आपको बताना है, इसकी हेडिंग डाल देना और इसमें लिख देना कि ये सभी को ये बताता है कि क्लियर बता देता है कि करना क्या है इसमें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से मतलब ये है। बेटर डिसीजन मेकिंग में आता है बेस्ट प्लानिंग और मॉनिटरिंग करना। ठीक है, बेटर डिसीजन मेकिंग से मतलब ये है फास्ट भी डिसीजन लेना, ठीक है, बेस्ट प्लानिंग करना और उसको मॉनिटरिंग भी अच्छे से करना। उसके बाद आता है कॉस्ट एफिशिएंसी, मतलब बजट के अंदर रहकर प्रोजेक्ट डिलीवर करना। ठीक है, उसके बाद आता है टीम कंसिडरेशन, मतलब टीम मेंबर के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर करना। ठीक है, टीम के मेंबर के क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको क्लियर करना। उसके बाद आता है अडेप्टेबिलिटी, मतलब चेंजिंग सिनेरियो को हैंडल करना आसानी से पॉसिबल होता है। जैसे कि आप कुछ भी चीज चेंज कर रहे हो उसमें, तो वो भी सारे होने चाहिए कि आप कोई भी उसमें चेंज कर रहे हो तो उसको हैंडल करना भी पॉसिबल हो। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है। उसके बाद आते हैं इसमें हम, एक मिनट,
स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पे, हमने देख लिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी नीड देख ली, इसकी इंपॉर्टेंस देख ली। अब देखेंगे इसके स्कोप और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रोल। ठीक है, तो इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला आता है स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आता है ये प्रोजेक्ट में क्या क्या काम होगा, किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है और कैसे प्रोजेक्ट को इफिशिएंटली कंप्लीट किया जाएगा, वो सारा स्कोप में आता है। जैसे कि इसमें सबसे पहले आप एक इस तरीके से 5 पॉइंट भी बना सकते हो, और 5 पॉइंट बनाने से अच्छा होगा कि आप एक डायग्राम सा बना लें। ठीक है, बीच में लिखें स्कोप, और इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ले जाके आप बना सकते हो 5 पॉइंटों का डायग्राम सा। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगेगा। मैंने तो 5 पॉइंट ही सिंपली लिख दिए हैं, लेकिन आप डायग्राम सा भी बना सकते हो। ठीक है, उससे फायदा ये होगा एग्जामिनर आपको मार्क्स अच्छे देगा। ठीक है, इन 5 पॉइंट को हम अगले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम समझेंगे इसको बिल्कुल डीपली। इस तरीके से आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो यहाँ पे अगर स्कोप पूछा जाए, और इन स्कोप को हम अगले क्वेश्चन में बहुत एक करके अच्छे से समझेंगे कि प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, क्लोजर में क्या क्या लिखना है आपको। ठीक है, तो इसमें आपको बस इसको इस क्वेश्चन में पूछा जाए तो बस ये 5 पॉइंट बताने हैं। ठीक है, फालतू इनमें लिखना नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन अगला इसमें पूछा जाता है कि स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल में क्या है, उसमें आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये रोल इंपॉर्टेंट है, ये रोल काफी बार पूछे जाते हैं कि रोल क्या है भाई प्रोजेक्ट मैनेजर के, तो इनको पढ़ लेना। पहला आता है लीडर्स। लीडर में क्या आता है, टीम को गाइड और मोटिवेट करना। ठीक है, लीडरशिप में जितने भी गुण हैं आप सारे लिख सकते हो इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर लीडरशिप के गुण होने चाहिए। प्लानर, एक अच्छा प्लानर होना चाहिए, मतलब गोल सेट करना और रोड मैप प्रिपेयर करना। एक जो भी आपकी टीम है उसको एक अच्छा रोड मैप बना के देना कि जिसको वो टाइम से एग्जीक्यूट भी कर पाए और अच्छे से जो भी आपका गोल है उसको अचीव कर पाए। कम्युनिकेटर वो अच्छा होना चाहिए, मतलब स्टेक होल्डर और टीम के बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन करना भी एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर का ही काम है। ठीक है, स्टेक होल्डर कौन होते हैं, जो कि हमारे कंपनी में पैसे लगाते हैं। ठीक है, या फिर टीम जो होती है वो हमारे उसको काम करके देती है। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, प्रॉब्लम सॉल्वर। मतलब इशूज जो भी हैं आपकी कंपनी में, ठीक है, जो प्रोजेक्ट में, उसको जल्दी और एफिशिएंटली रिजॉल्व करना, ये एक प्रॉब्लम सॉल्वर का काम होता है। प्रॉब्लम सॉल्वर कौन है यहाँ पे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर। ठीक है, सॉरी, प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, डिसीजन मेकर। ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है। डिसीजन मेकर मतलब स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना जो प्रोजेक्ट के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो उसके बाद आता है रिस्क मैनेजर। रिस्क मैनेजर में क्या है, रिस्क को एनालाइज करना। ठीक है, जो भी प्रो और कॉन्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना, मार्केट गैप्स को आइडेंटिफाई करना, जो भी आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसमें जो जो चीज़ों की कमी है वो डालना। ठीक है, तो ये सारे रिस्क मैनेजर के अंदर आता है कि किस तरीके से हम अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क यहाँ पे मैनेज करता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर। क्वालिटी कंट्रोल मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। ठीक है, ये मैंने पिछला पॉइंट भी बताया था कि क्वांटिटी पे फोकस ना करके यहाँ पे क्वालिटी और उसके स्टैंडर्ड पर फोकस करते हैं, जिससे कि क्वालिटी मेंटेन रहे। ठीक है, कम दो लेकिन जो दो वो समझ में आए जिसको दे रहे हो। ठीक है, प्रोडक्ट बना के। उसके बाद आता है रिसोर्स एलोकेशन, मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्स है उसका एफिशिएंट यूज इंश्योर करना। ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई भी कम चीज़ है तो उसको ही अच्छे से यूज करना, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाना, मतलब कम चीज़ों से ज़्यादा चीज़ बनाना। ये भी एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर का ही काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रोल भी देख लिए, स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर भी देख लिए। मेनली 8 हेडिंग आपको अच्छे से लिखनी है और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हेडिंग से एक्सप्लेन कर देना है। एक्सप्लेन करने में मैंने आपको बता रखा है, मुमकिन हो थोड़ा सा, जैसे लीडरशिप लिख रहे हो तो लीडरशिप की यहाँ पे ये लिख दिया एक लाइन में, और उसका एक एग्जाम्पल सा दे देना। दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एंड फेजेस विद डायग्राम। इस क्वेश्चन को हम काफी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखते हैं क्या है। ए प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल डिफाइन द वेरियस स्टेजेस ए प्रोजेक्ट गोस थ्रू स्टार्ट टू फिनिश। मतलब इसका मतलब ये है स्टार्ट से लेके एंडिंग तक कितने फेज से होकर हमारी चीजें गुजरती हैं, वो सारी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर बताई गई हैं। ये स्टेज इंश्योर करती हैं कि प्रोजेक्ट सिस्टमैटिकली एग्जीक्यूट हो और एफिशिएंटली डिलीवर हो। ठीक है, ये आप थोड़ा सा बता सकते हैं स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट करने से पहले। फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल में आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इनिशिएशन फेज, प्लानिंग फेज, एग्जीक्यूशन फेज, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज, क्लोजर फेज। ठीक है, क्लोजर फेज अब यहाँ पे स्टार्ट होता है इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले ये, उसके बाद ये, तीसरी फेज ये, चौथी फेज ये, पांचवी फेज ये, और ये इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो हम एक एक को बहुत अच्छे से समझेंगे। इसमें पहले ही आता है इनिशिएशन फेज, मतलब ऑब्जेक्टिव बताने हैं। थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन करने के 2 पॉइंट हम लेके चलेंगे। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे और 4 की एक्टिविटी जो इस फेज में होती हैं वो हम बता देंगे। ठीक है, सॉरी, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या लिखना है, डिसाइड करना कि प्रोजेक्ट क्या अचीव करेगा और ये देखना क्या संभव है, फिजिबल है। मतलब अब इसमें समझने वाली बात क्या है, हम शुरुआती चीज जो हम देखते हैं, शुरुआत में क्या देखते हैं कि डिसाइड करना कि प्रोजेक्ट क्या अचीव करेगा। ठीक है, जो भी हम प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं शुरुआत में भी देखते हैं वो अचीव क्या करेगा, उससे बनने क्या वाला है। ठीक है,
और वो संभव है भी या नहीं बनाना, ठीक है। शुरुआत में हम ये दो चीज देखते हैं, ठीक है। और इसमें एक्टिविटीज कौन सी होती है इस फेज में? पहली एक्टिविटी होती है प्रोजेक्ट आइडिया को डिफाइन कर लेना, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी होती है जो स्टेक होल्डर है उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, जो कि आपके स्टेक होल्डर हैं, जो कि इन्वेस्ट करने वाले हैं। और उसके बाद आता है फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करना, ठीक है। मतलब ये संभव चीजें हैं या नहीं है उनके बारे में बहुत अच्छे से समझ लेना पहले ही। अप्रूवल और फंडिंग सिक्योर करना, जो भी आपके अप्रूवल हैं सरकार से कि ये प्रोजेक्ट करना भी है या नहीं, ठीक है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है या कुछ गलत चीज़ तो नहीं बना रहे आप, वो सारी अप्रूवल करवा लेना चीज़ों को, और फंडिंग सिक्योर कर लेना, ठीक है, जहाँ से भी आपको फंडिंग लेनी है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। उसके बाद आता है यहाँ पे सेकेंड फेज, प्लानिंग फेज, ठीक है। एक मिनट, प्लानिंग फेज में क्या आता है? ऑब्जेक्टिव में आपको लिखना है कि डिटेल्ड रोड मैप क्रिएट करना फॉर प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्ड रोड मैप को क्रिएट करते हैं प्लानिंग फेज में, ठीक है। समझ लेना, प्लानिंग से मतलब है एक रोड मैप को क्रिएट करना प्रोडक्ट की एग्जीक्यूशन के लिए। 4 मेन एक्टिविटीज इसमें होती हैं। सबसे पहले हम गोल को डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म गोल भी इसमें डिसाइड करते हैं और शॉर्ट टर्म भी। मतलब जैसे एक प्रोजेक्ट है वो 1 महीने के अंदर अंदर हमको उसको कंप्लीट करना है, तो हम उसमें एक लॉन्ग टर्म गोल तो हमारा हो गया कि 1 महीने के अंदर उसको अचीव करना है। और शॉर्ट टर्म हम गोल करेंगे कि जितने भी उसमें टास्क होंगे, प्लानिंग में हम एक जो रोड मैप तैयार कर रहे हैं उस रोड मैप में जितने भी एक दिन में कितना काम है, कितने तरीके से होगा, तो वो सारे शॉर्ट टर्म गोल के अंदर आ जाते हैं कि 1 वीक में हमको इतनी चीजें कंप्लीट करनी है, दूसरे वीक में इतनी, ठीक है। तो ये हमारे शॉर्ट टर्म गोल में आ जाएंगी। दोनों गोल हम इसमें अचीव करते हैं, ठीक है। और जितने भी माइलस्टोन सेट कर रहे हैं उनको अचीव करते हैं हम इसमें। उसमें आता है दूसरा पॉइंट, टाइमलाइन और बजट फाइनलाइज करना, ठीक है। जो भी हमारी टाइमलाइन है उसको और बजट को भी एनालाइज करना, ठीक है, फाइनलाइज करना। उसके बाद आता है रिसोर्स एलोकेट करना। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो भी आपका रिसोर्सेज हैं वो एक एलोकेट करते हैं हम इसमें, ठीक है। जैसे कि आपके पास मैन पावर है, उसको आपने एलोकेट किया कि भाई ये तुम्हारा वर्क है, ये आपका वर्क है। उसके दूसरा पॉइंट आता है जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके कंप्यूटर्स हैं या आपके पास जो भी प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेज हैं, उनको आपस में बांटना कि ये इस चीज़ इस तरीके से यूज़ होनी है। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। और देखो, रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे प्लानिंग को हम बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट के एग्जीक्यूशन से पहले कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, ठीक है, कोई रिस्क तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज में भी क्या आएगा? एक्चुअल वर्क इंप्लीमेंट करना एज पर प्लान, ठीक है। जो भी आपने प्लान बनाया था सेकंड फेज में, एग्जीक्यूशन फेज में हम उसको एक्चुअल वर्क को इंप्लीमेंट करते हैं। पहले तो हमने थ्योरेटिकली एक पेपर पे जैसे चीजें प्लानिंग कर ली, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना, एक्चुअल वर्क इंप्लीमेंट करना एज पर प्लान, तो ये हमारा एग्जीक्यूशन फेज में आता है। उसके बाद इसमें की एक्टिविटीज जो होती हैं वो होती है रिसोर्स का इफिशिएंट यूज मतलब रिसोर्स जो भी आपके पास है उनका हम इफिशिएंट यूज कर रहे हैं। पिछली बार हमने रिसोर्स को एलोकेट किया था कि ये काम तेरा है, ठीक है। अब वो जो रिसोर्स हमने दिए थे, बांटे थे, अब उनसे हम इफिशिएंट यूज ले रहे हैं, ठीक है। अब आता है टास्क असाइन करना और उनको कंप्लीट करना। टास्क असाइन कर देना और उनको कंप्लीट करना भी इसी में आएगा, ठीक है। अब कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन मेंटेन करना, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी और कोलैबोरेशन हो कि हाँ ये वर्क मेरा है, ये मेरा है, इसको हम इस तरीके से कंप्लीट करके चलेंगे, ठीक है। डिलीवरेबल प्रोडक्ट करना, ठीक है। अब इसमें फोर्थ पॉइंट आता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज। अब इसमें क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव और की एक्टिविटीज। ऑब्जेक्टिव में आप देख सकते हो कि प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस ट्रैक कैसे करते हैं, ठीक है। उसकी प्रोग्रेस ट्रैक करना और इंश्योर करना कि वो प्लान के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आपको कहीं इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद से ही नोट्स बनाए हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। इंग्लिश में आपको 5-6 लाइनों में पैराग्राफ बना के लिख देना है एग्जाम में, ठीक है। इसी लाइन को समझ के हम इसमें क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस ट्रैक कर रहे हैं कि वो स्टार्ट कहाँ कैसे हुआ था, बीच में हमने क्या क्या चीज की, उसको ट्रैक करते चले आ रहे हैं कि अभी तक हमारा काम कहाँ तक पहुंचा, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट आप इसमें बना के लिख सकते हो। मेन जो पॉइंट था वो की पॉइंट में आपको हर एक छोटी सी लाइन के माध्यम से बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है की एक्टिविटीज। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है इसको लिखने में, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट को, मेन पॉइंटों को छांट के लाना, ठीक है। तो और भी किसी चैनल और भी मतलब कि सब्जेक्ट का अगर नोट चाहिए हो तो चैनल पे कमेंट कर देना, ठीक है। और की एक्टिविटीज में आता है परफॉर्मेंस को ट्रैक करना। बेसिकली यही वाला मेन पॉइंट है, जो भी आपकी प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करना, आपकी कितनी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है, आप कितना उसमें सीरियस हो, परफॉर्मेंस दे रहे हो अपनी, ठीक है। 100% परफॉर्मेंस है या 50% ही कर पा रहे हो, तो वो भी ट्रैक इसमें करते हैं हम। इशूज आइडेंटिफाई करना, उन्हें सोल्व करना, ठीक है। जो भी आपकी मॉनिटरिंग में इशूज निकल के आ रहे हैं, ठीक है, या फिर कंट्रोलिंग फेज में कोई इशूज है, तो वो सारे इशूज इसमें आइडेंटिफाई होते हैं। इनको सोल्व करने की भी हम काम इसी में करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल करना, ठीक है, अपनी क्वालिटी को भी कंट्रोल करते हैं यहाँ पे। नेसेसरी एडजस्टमेंट जितना भी होता है हम इसी फेज में करते हैं। तो ये 4 एक्टिविटीज मेनली इस पॉइंट में होती हैं। 5वां पॉइंट आता है यहाँ पे हमारा बेसिकली क्लोजर फेज। अब क्लोजर फेज में क्या है दोस्तों? क्लोजर फेज में आप समझ लें कि प्रोजेक्ट को ऑफिशियली कंप्लीट करना, ठीक है। समझ में आई बात? ऑफिशियली मतलब पूरा काम को कंप्लीट कर देना, मतलब क्लाइंट को देने तक पहुंचा देना, ऑफिशियली कंप्लीट करना, ठीक है। और डिलीवरेबल
क्लाइंट या स्टॉक होल्डर को हैंड ओवर करना, जो भी आपकी डिलीवरी जिसको करनी थी उसके हाथ में वो प्रोडक्ट बना के दे देना, स्टेक होल्डर को हैंड ओवर कर देना, ठीक है। ये सारा 5वें फेज में काम होता है। की एक्टिविटीज में भी आप लिख सकते हो कि फाइनल प्रोडक्ट सबमिट करना, बेसिकली पहला काम तो यही हुआ कि एक्टिविटीज में कि हमने पहला प्रोडक्ट को सबमिट कर दिया। तो दूसरा काम होता है दोस्तों टीम और स्टेक होल्डर के साथ उनका रिव्यू करना, जो भी आपका प्रोडक्ट आपने सबमिट किया है उसका अच्छे से रिव्यू कर लेना है। लेसन लर्न डॉक्यूमेंट करना, जो भी आपके लेसन है उनको अच्छे से पढ़ लेना, वो अपने डॉक्यूमेंट को भी अच्छे से पढ़ लेना। प्रोजेक्ट क्लोज करना और रिसोर्स रिप्लेस करना, ठीक है। तो बेसिकली 4 पॉइंट आप लिख सकते हो, और थोड़ा सा और बढ़ा के लिख सकते हो कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एक हर फेज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और प्रोजेक्ट की सक्सेस भी इसी सक्सेस को इंश्योर करता है, ठीक है। और आप एक और बना के लिख सकते हो कि फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें भी आप लिख सकते हो काफी सारी चीजें, ठीक है। ये जो मैंने रोल बताए हुए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बताए थे, ये हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के। और मैनेजर में भी आते हैं, मैनेजर में आते हैं स्टार्ट हो गया, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हो गया, फॉर्मुलेशन हो गया, अप्रेजल हो गया। ये अप्रेजल वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रेजल पे आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। ये तो आपको ऊपर के 3 पॉइंट बताए, नीचे के 3 पॉइंट बताए, बस इसमें अप्रेजल नहीं पता होगा। अप्रेजल को मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, आपकी ये भी समझ में कंप्लीटली आ जाएगा। तो सबसे पहले हम किसी प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, सबसे पहले वो स्टार्ट करता है कोई भी चीज, ठीक है, आइडेंटिफाई करता है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद उसका फॉर्मूला मतलब उसका सोल्यूशन सोच लेता है, अब उसको बनाने के लिए अप्रेजल देता है। अप्रेजल के बाद जो अप्रेजल में होगा, मैं आपको एक पूरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पूरा एक्सप्लेन करूंगा कितने तरीके के अप्रेजल होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद सिलेक्शन होता है, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन और मैनेजमेंट होती है, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट है, ये वाले आपको पता होंगे, 7वां पॉइंट ही मैं आपको एक्सप्लेन किए देता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अप्रेजल वाला, ठीक है। एक सेकंड, कि प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है, टेक्निकल अप्रेजल, मार्केट अप्रेजल, मैनेजरियल अप्रेजल, एनवायरमेंटल अप्रेजल, ठीक है। ये इतने सारे अप्रेजल होते हैं, ठीक है। ये देखो इतने सारे अप्रेजल हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अप्रेजल वाला क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है, ठीक है। देखते हैं अप्रेजल है क्या। प्रोजेक्ट अप्रेजल एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें किसी प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ठीक है, पोटेंशियलिटी और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को एक्सेस किया जाता है। इसका प्रोसेस का गोल होता है ये इंश्योर करना कि प्रोजेक्ट फाइनेंशियली, टेक्निकली और सोशल एक्सपेक्ट से सक्सेसफुल हो, ठीक है। ये एक तरीके का इवैल्यूएशन है जो डिसीजन मेकिंग में मदद करता है कि प्रोजेक्ट को परस्यूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। इन तीनों लाइनों से मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। पहले पॉइंट में से बात क्या समझ में आ रही है, ये हमारे प्रोजेक्ट की पॉसिबिलिटी को दिखाता है कि ये पूरा होगा या नहीं होगा, उसमें कितना कितना प्रॉफिट है वो बताता है, इसमें कितना पोटेंशियल है वो बताता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे में इसका मेन जो गोल होता है उसमें बताया मैंने कि प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल, टेक्निकल और सोशल एस्पेक्ट से सक्सेसफुल होगा, ये भी डिसाइड करके हमको बताता है। तीसरे में बताया कि इवैल्यूएशन है एक तरीके का जो कि डिसीजन मेकिंग में हमको मदद करता है कि प्रोजेक्ट परस्यूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो अच्छा सक्सीड होगा या नहीं, ठीक है। तो ये हमको 3 पॉइंट इसके बता देना कि अप्रेजल क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है इसके टाइप्स। टाइप्स में भी मैंने इसको काफी सारे जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उसी की तरह लिखा है। ये ऊपर के 4 अप्रेजल काफी इंपॉर्टेंट हैं हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे दोनों इंपॉर्टेंट है, फिर तीसरे पे, चौथे पे ये बाद में पूछे गए तो, ठीक है। लेकिन ये ऊपर के 4 अच्छे से पढ़ लेना है। टेक्निकल, सोशल, मार्केट, मैनेजरियल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, लीगल, ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, कॉमर्शियल, लॉजिकल, ठीक है। ये इतने सारे अप्रेजल हैं, इनको भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। तो अप्रेजल का एक कंक्लूजन में दे देता हूं। अप्रेजल का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के परफॉर्मेंस या वैल्यू का इवैल्यूएशन करना, ठीक है, कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, उसका इवैल्यूएशन करना। इससे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को एनालाइज करने और इंप्रूव करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल भी हो गया कि जैसे कोई एम्प्लॉय है आपकी कंपनी में, तो उसकी कितनी परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज कर सकते हो उसकी मदद से आप, और क्या कर सकते हो, उसको इंप्रूव भी कर सकते हो। तो ये सारी हमारे प्रोजेक्ट अप्रेजल के अंदर आती हैं बातें। अब हम देखते हैं बिल्कुल कंप्लीटली इसके टाइप्स एक एक करके, ठीक है। अप्रेजल का एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अप्रेजल का मतलब किसी प्रोजेक्ट या काम की इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करना, ठीक है। इसमें ही समझ आ गया होगा अब तो आपकी, ठीक है, कि इसमें कितने प्रोजेक्ट के काम की इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करना। पहला ही आता है टेक्निकल अप्रेजल, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस अप्रेजल का फोकस प्रोजेक्ट के टेक्निकल फिजिबिलिटी पर होता है, मतलब क्या प्रोजेक्ट को टेक्निकली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है, ये सारी बातें हम टेक्निकल अप्रेजल में देखते हैं। देखा जाता है कि रिसोर्स और टेक्नोलॉजी जो हमारे पास चाहिए हमको वो अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। बेसिकली आपको मेन पॉइंट समझ में आया। अब की एस्पेक्ट में क्या देखा जाता है इसकी, कि रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी और स्किल का इवैल्यूएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी की ये दोनों चीज हमारे पास है या नहीं, जो भी रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी हमको टेक्निकल अप्रेजल में चाहिए होगी वो है या नहीं, स्किल जो होनी चाहिए हमारे पास वो है या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए और जो इक्विपमेंट होने चाहिए वो हमारे पास है कि नहीं, ठीक है। और इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस क्या क्या हैं वो सारे हमारे इसके की एस्पेक्ट में आते हैं, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में बता देता हूं, समझ लेना। अब एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर इन प्लान स्टार्ट करने से पहले ही चेक होगा कि मशीन और स्किल्ड
वर्क फोर्स अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, एक ही बात से समझ आ गया होगा। आपकी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी है, ठीक है, समझ लो एक बार के लिए। उसमें क्या करोगे आप, जब भी कोई चीज टेक्निकल, कोई भी चीज बना रहे हो आप टेक्निकली, तो आप सबसे पहले चेक करोगे कि आपके पास वो मशीनरी है, मशीन्स है या नहीं बनाने के लिए, स्किल वर्क फोर्स है या नहीं, आपके पास मैन पावर है या नहीं बनाने के लिए उसको। तो वो सारी चीजें हम टेक्निकल अप्रेजल में देखते हैं। ठीक है, ये की एस्पेक्ट वाले 3 पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना। नोट्स ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एग्जाम से पहले पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब आता है सोशल अप्रेजल। सोशल अप्रेजल में भी क्या है, हम क्या करते हैं इसमें, इफेक्टिवनेस को ही तो इवेल्युएट कर रहे हैं। आप सोशल में सोशल अप्रेजल को, सोशल की जो चीजें हैं उनको इवेल्युएट करेंगे। मतलब सोशल अप्रेजल का मतलब प्रोजेक्ट का सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट होगा उसको इवेल्युएट करना। ठीक है, मतलब पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक है, समझ लेना बहुत अच्छे से। जो भी आपकी सोशल सोसाइटी है, आपका समाज है, ठीक है, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका उस पर क्या इंपैक्ट होगा, ये हमारा सोशल अप्रेजल में होता है। ठीक है, अप्रेजल का मतलब ये है हम उसकी इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट कर रहे हैं कि क्या हम कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपका। अब यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है इम्पैक्ट, नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये हम सोशल अप्रेजल की मदद से देखते हैं। इसमें सोशल के डिफरेंट ग्रुप पर होने वाले इफेक्ट को देखा जाता है। की एस्पेक्ट में क्या आएगा, एम्प्लॉय और इनकम जनरेशन। ठीक है, ये हो गया इसमें पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर इम्पैक्ट क्या होगा इसका। ठीक है, तीसरा पॉइंट आएगा इन्वायरमेंट और कल्चरल इम्पैक्ट। ठीक है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमारे एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेशन पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो जिस तरीके से आप रहते हो उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और कल्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी इसका। एक डैम बनाने में प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले देखा जाता है कि वहां रहने वाले लोगों के जगह पर क्या असर होगा। ठीक है, तो आप कोई डैम बना रहे हो, ठीक है, जहां पे पानी को बहुत सारा स्टोर किया जाता है, तो वहां के लोगों की रहने की जो जगह है वहां पर क्या असर होगा वो भी पहले चेक किया जाता है। ठीक है, सोशल अप्रेजल में आता है कि वहां के लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है हम डैम बनाए तो। ठीक है, उसके बाद आता है एक रूरल एजुकेशन प्रोग्राम के लिए देखा जाएगा कि कितने बच्चों को एजुकेशन मिलेगी और उनका फ्यूचर कैसे इंप्रूव होगा। तो ये भी एक सोशल अप्रेजल के आते हैं। इसमें तो आप 20 एग्जाम्पल भी अपने पास से बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो हर चीज की मतलब आपको बतानी है कि सोसाइटी पर आपके प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर बना के भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सोशल अप्रेजल यहीं पे पूरा होता है। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों मार्केट अप्रेजल। मार्केट अप्रेजल से मतलब है मार्केट अप्रेजल के प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड और मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी को एक्सेस करता है। ठीक है, इसके जो मेन 3 की एक्सपेक्ट हैं वो देख लेते हैं। मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट में क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें मार्केट अप्रेजल के अंदर देखी जाती हैं कि प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड कितनी है, मार्केट की एक्सेप्टेबिलिटी को एक्सेस करता है। ठीक है, मतलब मार्केट कितने चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकता है इस टाइम पर, कौन से वो प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, तो वही डिमांड और ट्रेंड्स को ये बात किट के बताता है। ठीक है, कंपटीशन एनालाइज करता है, मेनली यही पॉइंट इसमें आते हैं, और टारगेट ऑडियंस और जो भी आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो बताता है। ठीक है, तो ये 3 मेनली इसके की एक्सपेक्ट हो गए। एग्जाम्पल में देख लेते हैं दोस्तों, दो एग्जाम्पल में बताते चल रहा हूँ जिससे कि आपका क्लियर हो जाए ये वाला पॉइंट यहीं पे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक नया फूड प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले देखा जाता है कि मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है और कॉम्पिटिटर क्या ऑफर कर रहा है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल आप एग्जाम में लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में बनाकर, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। एग्जाम्पल्स और एग्जामिनर ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, मतलब क्या आप एक नया फूड लॉन्च करने जा रहे हो, ठीक है, तो मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है और आपका कॉम्पिटिटर क्या ऑफर कर रहा है उसको भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसमें समझ लेना, जैसे कि आप मार्केट में फूड लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, तो आपका फूड हेल्दी होना चाहिए। आप कॉम्पिटिटर को आपका कॉम्पिटिटर हेल्दी नहीं बना रहा, तो एक ये भी मार्केट की मतलब डिमांड है कि फूड हेल्दी वाला कोई ऑफर नहीं कर रहा, आप कर रहे हो, तो आप यहाँ पे कंपटीशन को बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो वही चीज़ आती है इसमें भी। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। एक नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च करने से पहले मार्केट की डिमांड और उसकी जो भी कंपटीशन एनालाइज किया जाता है, कंपटीशन को एनालाइज किया जाता है। कंपटीशन मतलब क्या, कंपटीशन फोन तो आ रहे हैं लेकिन कोई भी एप्पल के जो फोन आ रहे हैं उनको बीट नहीं कर पा रहा। सैमसंग ने काफ़ी कोशिश कर ली लेकिन एक स्टैंडर्ड जो बन चुका है वो आईफोन ही बन चुका है। जो रईसी दिखाने वाली चीज़ है वो एप्पल को ही लोग समझते हैं कि आज भी कि भाई इसके पास एप्पल का फ़ोन है तो ये काफ़ी रईस है। ठीक है, तो ये जो लोगों का बिलीव बन चुका है ये कंप्लीटली बेकार है, लेकिन कुछ लोगों अब भी ऐसा ही समझते हैं जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। ठीक है, तो ये ऐसे ही आता है कि कितना ही लाखों लाखों के फ़ोन आ रहे हैं लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो पैसे आने के बाद बल्कि लोन पे भी आईफोन ही खरीद रहे हैं। ठीक है, अब आता है यहाँ पे मैनेजरियल अप्रेजल। इसमें क्या आता है, इस अप्रेजल का फोकस मैनेजमेंट टीम की कैपेसिटी
ध्यान से सुनना, जो भी आपकी मैनेजमेंट टीम की उसकी कैपेसिटी और स्किल पर होता है। मैनेजरियल अप्रेजल वाला इंपॉर्टेंट है, इस पे मार्क कर लेना अभी से, ठीक है। ये रट के एक बार लिख के भी देख लेना, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। ये फोकस किस पे कर रहा है, आपकी मैनेजमेंट टीम की कैपेसिटी पर और उसकी स्किल्स पर, ठीक है, होता है, ठीक है, इसका मेन फोकस, ठीक है, जो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। 3 मेन की एक्सपेक्ट आप लिख सकते हो। 3 में क्या हो गया, पहला आ गया मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़, ठीक है। टीम के स्किल और एक्सपीरियंस कैसी हैं टीम के पास, ठीक है। आपके पास जो टीम है उसमें स्किल्स भी हैं नहीं, उसका एक्सपीरियंस पिछला कैसा है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग, ठीक है। तो 3 मेनली इसमें की एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, एक आईटी प्रोजेक्ट के लिए मैनेजरियल अप्रेजल करेगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम के पास रिक्वायर्ड स्किल और एक्सपीरियंस है या नहीं, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आई। अब आता है नेक्स्ट अप्रेजल, वो है हमारे पास इन्वायरमेंटल अप्रेजल और फाइनेंशियल अप्रेजल, ठीक है। ये 6 अप्रेजल मैंने आपको बता दिए, बहुत ही सिंपल वे में मेन पॉइंट देने की आपको कोशिश की है, वरना आप कहीं से अलग पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारी थ्योरी लिखी हुई मिलेगी, समझ में आएगा कुछ नहीं, ठीक है। मेनली आपको यहाँ पे मेन आइडिया मिल रहा है, इतने से सीख के आप काफ़ी सारा भी लिख पाओगे अपने माइंड से बना बना करके, ठीक है। आप इंजीनियरिंग के 4th ईयर में यार इतना तो आप जानते ही हो कि रट्टा मार के जब जाते हो तो भूल जाते हो, जो सब चीज़ समझ के जाती है यहाँ से आपके समझ आ जाती है, वह चीज़ आप बना के लिख पाते हो, ठीक है। तो यही चीज़ है इंजीनियरिंग में, ठीक है। पढ़ के समझ लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल में क्या है, इन्वायरमेंट से मतलब क्या है, जो भी इन्वायरमेंटल अप्रेजल ये चेक करता है कि प्रोजेक्ट की का इम्पैक्ट इन्वायरमेंटल पर क्या होगा और ये सस्टेनेबल कितना है, ठीक है। मतलब पोल्यूशन और जो इसके की एस्पेक्ट हो गए, ये हो गया कि पोल्यूशन और जो भी इसके रिसोर्स कंजप्शन है वो कैसा है इसका, ठीक है, वो चेक होता है इसमें बेसिकली। उसके बाद आता है रेगुलेटरी कंपाइलेंस और ये सुटेबिलिटी कितनी है, मतलब सस्टेनेबिलिटी कितनी है, सॉरी। और सुटेबिलिटी भी इसमें आ जाता है कि मतलब जो भी आपके पास चीज़ है वो कितनी चीज़ों तक आपके पास रहेगी, मतलब कितनी सस्टेन कर पाएगी, ठीक है। और सुटेबल कितनी है एनवायरमेंटल के लिए, कोई हार्मफुल चीज़ें तो नहीं है कि आपको तो मतलब फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से, और जो अदर जीव हैं पृथ्वी पर इन्वायरमेंट पर उनको हानि हो रही है, पेड़ों को हानि हो रही है, ठीक है, पानी खराब हो रहा है या कोई भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें देखी जाती है। वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, मतलब इसमें क्या आता है, हम वेस्ट जो आपके पास हो रही है उसको भी कैसे मैनेज करें वो भी देखा जाता है, वो प्लांट्स लगाते हैं बेसिकली। यहाँ पे एक फैक्ट्री वाला एग्जांपल से मैं क्लियर कर देता हूँ। एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करने से पहले एक्सेस किया जाता है कि वहाँ से एयर पोल्यूशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर वहाँ पे अब क्या हो गया, कंपनी जो भी एयर पोल्यूशन करती है वगैरह करती है, तो वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्री एक फाइल होती है, वहाँ पे आपको होता है कि आप इतना एयर पोल्यूशन कर रहे हो तो आपको इतने पेड़ भी लगाने होंगे, ठीक है, मतलब उतना ही स्वच्छ इन्वायरमेंट करना पड़ेगा। और वहाँ पे भी काफ़ी सारे लीगल पॉइंट होते हैं जिनको ध्यान रखना पड़ता है कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश करने से पहले, अगर वो एयर पोल्यूशन कर रही है तो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट भी देखने पड़ते हैं। अब आता है फाइनेंशियल अप्रेजल। फाइनेंशियल अप्रेजल में क्या हुआ, फाइनेंशियल अप्रेजल का मतलब है प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल फैसिलिटी को चेक करना, ठीक है। फाइनेंशियली आपकी चीज़ें कितनी मजबूत हैं वो सारी इसमें चेक होती हैं। इसमें कॉस्ट, प्रॉफिट और रिटर्न्स को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। कॉस्ट आपकी कितनी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लग रही है वो, ठीक है, आपका कितना प्रॉफिट होगा वो, आपका कितना मार्जिन बचेगा वो, आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे वो, उन सभी को एनालाइज करता है हमारा फाइनेंशियल अप्रेजल की वजह से, ठीक है। अब कॉस्ट बेनिफिशियल एनालिसिस इसमें होता है, ठीक है। और रिटर्न्स और ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब ROI भी इसमें चेक करते हैं हम, ठीक है। प्लेबैक पीरियड भी इसमें होता है, ठीक है। तो 3 मेन की एस्पेक्ट इसमें होते हैं फाइनेंशियल अप्रेजल में, ठीक है। एग्जांपल की तरफ से समझ लेते हैं कि अगर एक कंपनी नई मशीनरी में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, बेसिकली आप कंपनी के मैनेजर हो, ठीक है, आप CEO हो या कुछ भी हो, कंपनी आपके कंट्रोल में है पूरी, और आप नई मशीनरी खरीद रहे हो अपनी कंपनी के लिए, ठीक है, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप ये भी देखोगे तो फाइनेंशियल अप्रेजल क्या करता है, चेक करेगा, ठीक है। चेक क्या करेगा कि कितने साल में कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, ठीक है, कितने साल में कॉस्ट रिकवर हो रही है, ये हमारा फाइनेंशियल अप्रेजल चेक करेगा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आई बात, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि इतने टाइम में पूरा होगा तो इतनी चीज़ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें इतना फ़ायदा होने वाला है। तो ये अप्रेजल वाला क्वेश्चन यहीं पे पूरा होता है। हमने तीसरी यूनिट में सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं, ठीक है। 5वां जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट में भी काफ़ी बार पूछ लेता है कि अप्रेजल क्या होता है, ठीक है। तो अप्रेजल को मैंने बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में काफ़ी बार बता दिया, आपको समझ आ ही गया होगा। लिख देना, अगर 2 मार्क्स के लिए आए तो इतना लिख देना, 2-4 टाइप्स बता देना। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के परफॉर्मेंस या वैल्यू का इवेल्यूएशन करना, कितनी किस
चीज़ की परफॉर्मेंस निकल के आ रही है उसकी वैल्यू का इवैल्यूएशन करना, ठीक है। वो कोई भी मैन हो सकता है, कोई भी चीज़, वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान से समझ लेना। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल और बताया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय है, उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, उसे इंप्रूव करना है, ठीक है। इस वीडियो में ये क्वेश्चन समझने लायक था। अगर आपकी अप्रेजल समझ में आ गया होगा तो आपने बाकी के पॉइंट्स भी बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे, ठीक है। तो अप्रेजल समझ लेना, पहले एक बार इसको लिख के देख लेना, बाकी के जो नोट्स आपको मिलेंगे वो सारे पॉइंट बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4th यूनिट के साथ। 4th यूनिट में भी हमारे पास 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि यूनिवर्सिटी काफ़ी बार पूछती है, और 5th यूनिट भी इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों 4th यूनिट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।